हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार एक बार फिर से आपका प्रोटोन टेक्निकल क्लासेज के इस ऑनलाइन मंच पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो में इंडक्टर के बारे में अपन पढ़ रहे थे, इंडक्टेंस तक पहुंच गए थे अपन, और बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम और अपने जो ऑफलाइन बैच अपन ने स्टार्ट कर दिए हैं उनकी वजह से बीच में ड्यू हो गया है। तो इसी को अपन कंटिन्यू रखेंगे। इंडक्टर जो है अपना, उसकी कार्यप्रणाली है, किस प्रकार वो कार्य करता है, क्या उसके अंदर की वर्किंग है, क्यों वो हमेशा वोल्टेज को आगे करता है, धारा को पीछे करता है। एक कैपेसिटर होता है, वो धारा को आगे करता है, वोल्टेज को पीछे करता है। और इंडक्टर का मुख्य कार्य क्या होता है कि वह वोल्टेज को तो क्या कर देगा आगे, और धारा को क्या कर देगा पीछे। कौन? इंडक्टर। कॉइल वोल्टेज को क्या करेगी, आगे करेगी। तो इसी के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ है इसमें कि एक इंडक्टर में वोल्टेज जो आरोपित ईएमएफ है और जो बैक ईएमएफ है उसमें हमेशा 180 डिग्री का अंतराल होता है। और अगर बात करते हैं धारा में और बैक ईएमएफ में, तो 90 डिग्री का अंतराल होगा, जिसमें बैक ईएमएफ क्या रहेगी, आपकी पीछे रहेगी। तो यह किस प्रकार कार्य करता है, पावर फैक्टर को वो 0 क्यों रखता है, पावर खपत 0 क्यों करता है, उसी के बारे में आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे। तो जो इंडक्टर अपना इंडक्टर नाम आते हैं अपन इस प्रकार के एक कॉइल बना देते हैं। एक कॉइल अपन दिमाग में आ जाती है कि एक इंडक्टर है, वो इस प्रकार एक कॉइल नुमा आकृति उसकी अपन दिखा देते हैं। ये आपका इंडक्टर है। अब इंडक्टर करता क्या है, जैसा ही आया दिमाग में इंडक्टर कि एक मोटर में इंडक्टर लगाते हैं, प्रत्येक मशीन में इंडक्टर होता है, तो इंडक्टर जहां पे भी होगा वह पावर फैक्टर बिगाड़ता है। जो आपकी बिजली विभाग है वह क्या करता है, जब बड़े बड़े कोई उद्योग लगते हैं तो वहाँ पे जो मोटरें लगती है वो मोटरों में होता क्या है, इंडक्टर होता है, कॉइलें होती है। तो वह कॉइलें करती क्या है, पावर फैक्टर को बिगाड़ती है। अब पावर फैक्टर किस प्रकार बिगाड़ती है उसी के बारे में अपन बात करेंगे अभी। तो वहाँ पे पावर फैक्टर को सुधारने के लिए अपन लगाते क्या है, कैपेसिटर लगाते हैं। तो जो कैपेसिटर लगाते हैं वह पावर फैक्टर को सुधार देता है। सारी कार्यप्रणाली अपन पढ़ेंगे, पावर फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, कैपेसिटर की वर्किंग पढ़ेंगे। अभी इंडक्टर की वर्किंग आपकी चल रही है। तो सबसे पहले अपन पावर फैक्टर ये बिगाड़ता क्यों है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में इसकी वर्किंग अपन पढ़ लेंगे। तो अगर आपको पता है पावर फैक्टर किस किस के मध्य का अंतराल होता है दोस्तों, वोल्ट और करंट के मध्य का अंतराल होता है क्या, पावर फैक्टर, जिसको अपन फाई से यहाँ जितना डिग्री का अंतराल ज्यादा होगा वह पावर फैक्टर का मान भी क्या होगा, कम होता रहेगा, 0 की तरफ जाता रहेगा। तो आपका जो शुद्ध इंडक्टर है वो करता क्या है, लगभग अगर शुद्ध की बात करते हैं तो 90 डिग्री का अंतराल पैदा कर देता है। किस किस के मध्य, वोल्ट और करंट के मध्य। अपन ने पढ़ा है बुकों में कि एक इंडक्टर क्या करता है, 90 डिग्री का अंतराल पैदा करता है। चाहे फिर कैपेसिटर हो वो भी कितने डिग्री का अंतराल पैदा करेगा, 90 डिग्री का। लेकिन डिपेंड करता है कि करंट आगे है या पीछे है। अभी अपन इंडक्टर पढ़ रहे हैं तो इंडक्टर में वोल्टेज आगे रहती है, धारा पीछे रहती है। कितना डिग्री पीछे रहेगी, अपन कह दिया, पहला इसका सवाल हो गया 90 डिग्री वोल्टेज जो है धारा से आगे रहती है। या अगर दूसरे तरीके से बोले अपन कि जो धारा है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहती है। ये इंडक्टर डिग्री पैदा करता है वोल्ट और करंट के मध्य। जब ये डिग्री पैदा हो जाती है तो पावर फैक्टर अपने आप बिगड़ जाता है। अब जितना इंडक्टर या इंडक्टेंस का मान बढ़ेगा उतना वोल्ट और करंट के मध्य डिग्री क्या होगी, बढ़ेगी। और जितनी डिग्री बढ़ेगी उतना अपना जो कोस पाई है वो क्या होगा, डाउन होगा। क्योंकि कोस पाई करंट तथा वोल्टेज के मध्य अगर किसी भी प्रकार की कोई डिग्री नहीं है, बीच में कोई अंतराल नहीं है, तो फिर इसका पावर फैक्टर कितना होता है, इकाई। लेकिन जितना अगर 90 डिग्री हो गया तो 90 डिग्री होते ही कोस का मान कितना हो जाता है, 0। तो किस प्रकार ये 0 करता अपने पावर फैक्टर को, ऐसा इसमें कौन व्यक्ति है इंडक्टर में जो ये काम करवाता है, जो ये अंतराल पैदा करवाता है। अब पिछले वीडियो में अपने इंडक्टेंस के बारे में अपने बात की थी। एक इंडक्टर में इंडक्टेंस की परिभाषा क्या थी, वह किस प्रकार एक परिपथ में वोल्टेज और धारा के मध्य अंतराल पैदा करती है। इंडक्टेंस की परिभाषा में एक बार दोबारा बता देता हूं कि इंडक्टेंस किसे कहते हैं, ऐसी परिपथ का वह गुण जो धारा के मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है, वह क्या कहलाता है, आपका इंडक्टेंस। इंडक्टर में इंडक्टेंस की परिभाषा आपको मैंने इसी प्रकार बताई थी। अब इंडक्टर बनाने के बाद में जैसे आपने इंडक्टर कॉइल बना दी तो उसमें एक इंडक्टेंस आ गया, और वह इंडक्टेंस कर रहा क्या है, किसका विरोध कर रहा है, धारा के मान में होने वाले परिवर्तनों का। और मैंने कहा था जब भी
किसी चीज का विरोध होता है वह हमेशा पीछे रहती है, पर जिसको भी आपने दबा दिया वह हमेशा पीछे रहेगा, जिसको आपने पकड़ लिया वो पीछे रहेगा, और जिसको फ्री छोड़ रखा है वो आगे निकल जाएगा। तो इंडक्टर में इंडक्टेंस जो होता है किसका विरोध करता है? धारा का विरोध करता है, धारा के परिवर्तनों का विरोध करता है। अगर मान लो धारा बढ़ रही है तो बढ़ने नहीं देता, अगर मान लो किसी वजह से बढ़ भी गई तो फिर वो वापिस नहीं जाने देगा, हर बार विरोध करेगा। धारा बढ़ रही है पहले बढ़ने का विरोध करेगा, जब वापस घटेगी तब भी वो विरोध करेगा, तो हर बार विरोध होगा धारा का। तो जिसका विरोध होता है वो हमेशा पीछे होती है। इसलिए पहली चीज क्लियर अपनी कि इंडक्टर धारा को पीछे क्यों करता है, क्यों करता है? क्योंकि इंडक्टर में जो इंडक्टेंस होता है वो धारा में परिवर्तनों का विरोध करता है, इसलिए हमेशा धारा पीछे रहती है। अब बात करते हैं अपन शुद्ध इंडक्टर की, शुद्ध इंडक्टर की। अब शुद्ध इंडक्टर में क्या होता है? शुद्ध इंडक्टर में करंट तथा वोल्टेज के मध्य कितने डिग्री का अंतराल होता है? करंट तथा वोल्टेज के मध्य कितने डिग्री का अंतराल होगा? 90 डिग्री का। अगर अपन शुद्ध की बात करें तो, जिसमें वोल्टेज क्या होगी? 90 डिग्री आगे और धारा क्या होगी? 90 डिग्री पीछे होगी, क्योंकि इसका नाम क्या है? कॉइल। अगर अपन सीधे देसी भाषा में देखें, नाम है कॉइल। और कॉइल एक कौन से लिंग में आती है? अगर अपन डायरेक्ट देखें, किसी नाम के आधार पे बता देते हैं कि इसका नाम ये है, सीता है, इसका नाम गीता है, इसका नाम रमेश है, तो इसका मतलब नाम के आधार पे अपन उसका जेंडर निर्धारित कर देते हैं बिना देखे कि हाँ ये फीमेल है और ये मेल है। तो यहाँ पे मैंने एक कॉइल बना दी, नाम दे दिया इसकी कॉइल। अगर ये कॉइल है तो ये किस प्रकार का नाम देंगे इसको अपन? कौन सा जेंडर देंगे इसको अपन? माइनस वाला, मतलब ये फीमेल है। और फीमेल किसकी तरफ आकर्षित होती है? मेल की तरफ। प्लस और माइनस की बात करें, अगर अपन प्लस और माइनस की बात करें, एन और एस पोल की बात करें, तो एन एस को अपनी तरफ खींचेगा, प्लस और माइनस जो है वो आपस में आकर्षित हो सकते हैं। लेकिन अगर बात करें अपन एन और एन पोल की, एस और एस पोल की, तो आपस में क्या होगा? प्रत्याकर्षण होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर प्लस और प्लस है, फेज है, फेज है, तो क्या हो जाएगा? स्पार्किंग होगी बहुत तगड़ी, मतलब प्रतिकर्षण की बात कर रहे हैं अपन। तो यहां अपन एक देसी भाषा में बात कर रहे हैं कॉइल। डायरेक्ट याद करने का तरीका कि वो किसको आगे करती है, किसको पीछे करती है, अगर अपन भूल भी जाएं तो कॉइल के नाम से अगर अपन याद आता है तो कॉइल को अपन ने दे दिया माइनस। अब अपने पास इस कॉइल में गुजरेगा कौन? वोल्ट और करंट, वोल्टेज और धारा। अब वोल्टेज नाम से पता चल रहा है, वोल्टेज, वोल्टेज मतलब इसको आपने दे दिया प्लस, मतलब मैन या मेल। माइनस मतलब धारा है, धारा नाम लेते पता चल रहा है धारा, इसका मतलब एक माइनस मतलब फीमेल के नाम से नाम आ रहा है धारा का। वोल्टेज का एक व्यक्ति के नाम से मतलब आदमी के नाम से नाम जुड़ रहा है, धारा एक महिला के नाम से नाम जुड़ रहा है। इसको मैंने दे दिया प्लस, इसको दे दिया माइनस। प्लस और माइनस रीजनिंग में पढ़े होगा आपने, प्लस और माइनस लेके चलते हैं मेल और फीमेल को। तो जो कॉइल है वो कॉइल, अब इस कॉइल के पास दो व्यक्ति जाते हैं, एक तो वोल्टेज और एक धारा। जो वोल्टेज इसको आपने प्लस दे दिया और जो धारा है उसको आपने माइनस दे दिया। अब एक चीज बताओ, जो कॉइल है वो सबसे पहले किसको अपने पास लेगी? वोल्टेज को या धारा को? नाम है कॉइल, ये खुद माइनस है मतलब खुद फीमेल है, तो फीमेल को तो लेने से ही अपने साथ। किसको अपने साथ लेगी सबसे पहले? किसको अंदर बुलाएगी सबसे पहले? प्लस मतलब मेल को। इसका मतलब मेल का मतलब यहाँ अपने किससे लिया है? वोल्टेज से लिया है। तो जो कॉइल होती है उसमें आगे कौन रहता है? वोल्टेज रहती है। और धारा कहाँ रहती है? पीछे रहती है। क्योंकि कॉइल ये है अपना एक देसी भाषा में याद करने का तरीका। अगर कॉइल नाम आते ही मतलब वोल्टेज को आगे ले जाएगी, धारा को पीछे छोड़ देगी। और अगर अपन टेक्निकल कारण देखें तो जो इंडक्टर में जो इंडक्टेंस होता है वो धारा के मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है। तो अगर विरोध करेगा वह हमेशा चीज पीछे रहेगी। अब कितना पीछे रहेगी वो डिपेंड करेगा इंडक्टर पर। इंडक्टर शुद्ध है तो 90 डिग्री का अंतराल पैदा कर देगा वोल्ट और करंट के मध्य। अगर इंडक्टर शुद्ध नहीं है, उसमें कुछ प्रतिरोधी मात्रा मिली हुई है, तो वो इस प्रतिरोध के आधार पे जितना भी डिग्री पीछे करेगा धारा को वो कर देगा। जैसे मान लो यहाँ 90 डिग्री, तो यहाँ मैंने कह दिया 70 डिग्री है या 60 डिग्री है, जितना भी डिग्री पीछे कर देगा वो कर देगा, लेकिन आएगा जरूर अंतराल।
ये नहीं कि अगर आप इंडक्टर ले रहे हो तो इसमें आपने प्रतिरोध भी लगा दिया या शुद्ध इंडक्टर नहीं है तो वो अंतराल पैदा नहीं करेगा। अंतराल जरूर पैदा करेगा वोल्ट और करंट के मध्य, लेकिन शुद्ध है तो 90 डिग्री का। अब इन्हीं के बारे में अपन बात करने वाले हैं, यही कार्यप्रणाली समझने वाले हैं कि डायग्राम के आधार पर कि किस प्रकार इनके मध्य अंतराल चलता है। तो यहाँ तक बात क्लियर अपनी कि अपना जो कॉइल है वो किसको आगे लेके चलेगी, वोल्टेज को, क्योंकि वो खुद क्या है, कॉइल है। इसी प्रकार अपन कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां से पहला आपका सवाल कंप्लीट कि कौन आगे रहता है, वोल्टेज आगे रहती है और कौन पीछे रहता है, धारा पीछे रहती है। किसमें, इंडक्टर या कॉइल में। अब अपन इसमें डायग्राम के आधार पे बात करते हैं। यहां पे अगर अपन किसी भी कुंडली में अगर कोई सप्लाई देते हैं वोल्टेज V, और वोल्टेज V मैंने ले लिया 10 वोल्ट, तो इसी 10 वोल्ट के आधार पर इस कुंडली में विभवांतर पैदा होगा, बैक ईएमएफ पैदा होगा, और वह बैक ईएमएफ कितना होगा, इस आरोपित पर डिपेंड करता है। ये बात आपको पता है। जितनी वोल्टेज अपन यहाँ पे देंगे उसी के आधार पर इस कुंडली में क्या पैदा होगा, बैक ईएमएफ पैदा होगा। अगर मैं यहाँ 10 वोल्ट देता हूँ तो बैक ईएमएफ का मान लगभग अपन माने तो 8 वोल्ट मान सकते हैं। अगर मैं इस वोल्टेज को बदलता हूँ, वोल्टेज को 10 से मैंने कर दिया 20 वोल्ट, तो 20 वोल्ट कर दिया, तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ कर दिया, उसमें 19 वोल्ट का बैक ईएमएफ इस कुंडली में पैदा हो गया। तो यहाँ से समझने वाली बात क्या है कि जो बैक ईएमएफ डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका आरोपित ईएमएफ पर। आरोपित ईएमएफ जितना अपन ज़्यादा देंगे उतना ही बैक ईएमएफ का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर कम देंगे तो कम, मतलब डिपेंड कर रहा है आपका बैक ईएमएफ आरोपित ईएमएफ पर। फिर भी विपरीत होता है, डिपेंड इस पे कर रहा है लेकिन फिर भी इसी का विरोध करता है। कौन से नियम के अनुसार, लेंज के नियम के अनुसार। जो जिसके कारण पैदा होता है वह उसी का ही विरोध करता है। तो यहाँ पे जो बैक ईएमएफ है किसके कारण पैदा हो रहा है, वोल्टेज के कारण, आरोपित ईएमएफ के कारण, तो इसी का विरोध करता है। ये अपन बाद में बात करेंगे इसमें। तो यहाँ पे मैं यह समझाना चाह रहा हूँ कि जितनी अपन आरोपित देंगे उसी के आधार पर इसमें बैक ईएमएफ बनेगा। अब मैं यहाँ से इसको अगर 0 डिग्री से उठाता हूँ, अगर 0 वोल्ट से उठाता हूँ, जैसे जैसे आरोपित ईएमएफ का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बैक ईएमएफ का मान भी क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इस तरफ अगर अपन बात करें बैक ईएमएफ की, जितना आरोपित ईएमएफ बढ़ेगा उतना ही बैक ईएमएफ का मान बढ़ेगा। अब आरोपित ईएमएफ ये वाला है आपका आरोपित ईएमएफ, और ये है आपका बैक ईएमएफ। जितना आपका आरोपित ईएमएफ बढ़ता रहेगा उतना ही बैक ईएमएफ का मान भी क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। यहां से अपन आगे लेके चलेंगे इसको, तो आपका आरोपित ईएमएफ कहां तक जाएगा, मैक्सिमम तक। और मैक्सिमम कितना मानते हैं अपन, 90 डिग्री तक। 90 डिग्री तक आपका आरोपित ईएमएफ, क्योंकि आपकी एसी साइकिल है और एसी में क्या होता है, आपकी साइकिल बढ़ती रहती है, घटती रहती है, बढ़ती रहती है, घटती रहती है। इसी प्रकार मान बदलता रहता है, दिशा बदलती रहती है। तो वोल्टेज का मान धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा। तो यहाँ सबसे पहले अपन आरोपित ईएमएफ का, किसी कुंडली में आप सप्लाई दे रहे हैं तो इस कुंडली में जैसे आपने सप्लाई दी तो ये है एसी प्रकार की सप्लाई है, और एसी प्रकार की है तो जैसे जैसे इसमें ईएमएफ का मान बढ़ेगा, साइकिल में ईएमएफ का मान बढ़ता रहेगा। कहाँ तक बढ़ेगा, आपका 90 डिग्री तक। तो इसमें भी ईएमएफ का मान और बैक ईएमएफ का मान साथ साथ बढ़ता रहेगा। तो जैसे ही ये 90 डिग्री पे पहुंचेगा तो आपका जो बैक ईएमएफ है वो भी कहाँ तक आ जाएगा, आपका नीचे। इसके जस्ट विपरीत, ये अगर यहाँ मैक्सिमम तक पहुंच गया तो ये भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा। अभी तक इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। आरोपित ईएमएफ आपने दे दी तो बैक ईएमएफ इसमें साथ साथ पैदा हो गया, लेकिन अभी तक इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही, क्योंकि इंडक्टेंस क्या कर रहा है, धारा को दबा रहा है, लेकिन जैसे ही क्या होगा, 90 डिग्री बाद में आपकी वोल्टेज गिरेगी, उसी वक्त क्या हो जाएगा, आपकी बैक ईएमएफ भी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। जिस वक्त वोल्टेज आपके आरोपित वोल्टेज वो गिरेगी तो वो भी उसी के साथ कौन गिर जाएगा, आपकी बैक ईएमएफ भी गिरेगी। जैसे ही मैंने कहा कि आपकी वोल्टेज जो डिपेंड करती है इंडक्टर में, जो बैक ईएमएफ पैदा होता है वो इनपुट पे डिपेंड करता है। अगर ये मान बदल रहा है तो इसका मान भी बदलेगा। किसके समानुपात में, इनपुट के समानुपात में। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैंने वोल्टेज, आरोपित वोल्टेज का मान बढ़ाया वैसे वैसे बैक ईएमएफ का मान भी क्या होने लगा, बढ़ने लग गया। लेकिन यहाँ मैक्सिमम तक पहुंचने के बाद में जैसे ही आपकी वोल्टेज गिरेगी,
बैक ईएमएफ भी यहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही आपकी बैक ईएमएफ गिरेगी, यहाँ पे अब कौन आ जाएगा, धारा। अब धारा की एंट्री, क्योंकि दबाने वाला जो ईएमएफ है आपका, जो बैक ईएमएफ है, वो विरोध कर रहा है किसका, धारा का। जो दबाने वाला है अगर वो कम हो गया तो यहां से अब कौन बढ़ जाएगा, धारा आपकी बढ़ना स्टार्ट कर देगी। कितनी बढ़ेगी, जितना आपका वापिस आरोपित ईएमएफ है धीरे धीरे कम होने लगेगा, तो जो बैक ईएमएफ है वो भी क्या होगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा। फिर आरोपित ईएमएफ आपकी साइकिल जो है जीरो की तरफ आएगी, तो जो आपका बैक ईएमएफ है वो भी कहाँ चला जाएगा, जीरो की तरफ। और ये अपन 180 डिग्री की बात करते हैं। जैसे ही आपकी पूरा आरोपित ईएमएफ है वो जीरो पे आ गया, 180 डिग्री पे आ गया, तो ये भी आपका बैक ईएमएफ वो कहाँ जाएगा, 180 पे, मतलब जीरो पे आ जाएगा। और यहाँ से जैसे जैसे ये गिरते जाएंगे वैसे वैसे धारा का मान क्या होता रहेगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और मैक्सिमम तक पहुँच जाएगा कितने पे, 180 पे। जब आपकी धारा मैक्सिमम पहुँच गई, उस कंडीशन में वोल्टेज कहाँ आ गई, जीरो पे। मतलब यह है कि दोनों के मध्य यहां देखें तो कितने डिग्री का अंतराल है, 90 का। यहां देखेंगे तो भी कितने डिग्री का अंतराल है, 90 का, क्योंकि यहां 90 डिग्री पहले ही आपकी वोल्टेज स्टार्ट होगी तो बैक ईएमएफ स्टार्ट हो गया। 90 डिग्री बाद में आपकी क्या हो रही है, धारा प्रवाह स्टार्ट हुआ है 90 डिग्री बाद में। जैसे ही क्या होगा, नेगेटिव में साइकिल जाएगी अपनी, तो फिर से मान बढ़ेगा, फिर से मान बढ़ेगा तो कितने पे आ जाएगी साइकिल अपनी, 270 डिग्री पे। यह आपके आरोपित ईएमएफ 90 डिग्री तक, 270 डिग्री तक चली गई, तो आपका बैक ईएमएफ किस तरफ चला जाएगा, पॉजिटिव में, और वो भी मैक्सिमम तक। लेकिन जब ये बढ़ेगा तब आपकी धारा वापस क्या होगी, जीरो की तरफ गमन करेगी और ये 270 डिग्री पे आके कम। तो इस कंडीशन में देखें अपन, तो देखो वापस अगर बात करें, आपके आरोपित ईएमएफ मैक्सिमम पहुंच गई, तो आपका बैक ईएमएफ भी कहां पहुंच गया, मैक्सिमम तक पहुंच गया। और जैसे ही ये मैक्सिमम तक पहुंचेगा, धारा वापस कहां आ जाएगी, जीरो पे। मतलब हर कंडीशन में क्या होगा, जब भी धारा आपकी जीरो पे आएगी या कम की ओर आएगी, उस कंडीशन में आपका बैक ईएमएफ और जो आरोपित ईएमएफ उनकी साइकिलों का मान बढ़ेगा और जो धारा है उसका मान धीरे धीरे कम होगा। अगली कंडीशन की बात करेंगे तो वापस ये जीरो की तरफ, ये मैक्सिमम की तरफ, और आपका जो बैक ईएमएफ वो भी साथ साथ में जीरो की तरफ। तो जो आपका बैक ईएमएफ वो तो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, आरोपित ईएमएफ पर, और जो धारा है वो किस पे डिपेंड कर रही है, आपकी बैक। जैसे बैक ईएमएफ कम होगा फिर आपकी धारा प्रारंभ हो जाएगी। तो पहली चीज तो ये कि दोनों के मध्य हर बार कितने डिग्री का अंतराल रहा है, 90 का। पहले यहां से वो वोल्टेज स्टार्ट हो गई, इसके बाद में 90 डिग्री बाद में धारा। जैसे ही क्या हो गया, आपकी वोल्टेज वापस जीरो पे, धारा मैक्सिमम पे, और वो भी कितने डिग्री का अंतराल है, 90 का। जैसे ही क्या होगा, आपकी वोल्टेज वापस मैक्सिमम पहुंचेगी तो धारा वापस कहां जाएगी, जीरो पे। तो ये हर कंडीशन में क्या होगा, 90 डिग्री का अंतराल अपना चलेगा, जिसमें धारा पीछे रहेगी और वोल्टेज हर बार क्या होगी, आगे। जितनी देर इसमें इंडक्टर में वोल्टेज रहेगी उतनी देर धारा का मान कम, वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा, धारा का मान इसमें कम हो जाएगा। जैसे ही आपकी जो धारा की साइकिल, वोल्टेज की साइकिल है वो गिरेगी, उस वक्त धारा बढ़ जाएगी। अब पहली कंडीशन इसमें यह है, सवाल यह आता है कि जब किसी कुंडली में धारा है ही नहीं तो बैक ईएमएफ कहां से पैदा होगा। सोचने वाली बात है ना। अगर किसी कुंडली में, अगर इस कुंडली में मैं ये कहूं कि धारा नहीं है, तो इसमें बैक ईएमएफ कहां से पैदा होगा, बिना किसी इंडक्शन के वोल्टेज पैदा नहीं हो सकती। तो यहां बात यह है, धारा किसी कुंडली में आपने सप्लाई दी वोल्टेज, तो V सप्लाई देते ही क्या हुआ, इसमें वोल्टेज तो चली गई, धारा अभी बह नहीं रही है, वोल्टेज दबाव आपने लगा दिया, लेकिन इंडक्टर कर क्या रहा है, धारा को दबा के रखा हुआ है। स्टार्टिंग अवस्था में जो धारा है वो दबी हुई रहती है, लेकिन उठने की कोशिश करती है बहुत भयंकर तरीके से। मतलब जितना आप दबाओगे उसको, उतना ही वो क्या करेगी, एकदम से निकलने की कोशिश करेगी। जैसे ही क्या होगा, आपका बैक ईएमएफ स्टार्टिंग अवस्था में आपका बैक ईएमएफ ज़्यादा क्यों होता है, वो इसलिए तो होता है क्योंकि जब भी धारा आपकी एकदम से बढ़ेगी, स्टार्टिंग अवस्था में धारा परिवर्तन में जो धारा परिवर्तित होती है वो स्टार्टिंग अवस्था में सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही वो अंतिम अवस्था में जाती है तो धारा परिवर्तन धीरे धीरे कम होने लगती है। तो जब धारा परिवर्तन जो आपका DI है, जो धारा परिवर्तन है वो स्टार्टिंग अवस्था में क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि धारा स्टार्टिंग अवस्था में दबी हुई रहती है। लेकिन जैसे उसको निकलने का मौका मिलता है तो स्टार्टिंग अवस्था में तो क्या होगा, जब किसी चीज़ को अगर अपन ज़्यादा दबाते हैं तो जैसे ही उसको खुला छोड़ेंगे तो एक बार तो क्या करेगा, वो चारों तरफ से ढंग से घूमेगा वो। उसके बाद में उसको फ्री छोड़ दिया तो फिर धीरे धीरे वो सोचेगा, अरे यार ये तो डेली मिलता है अपन को, चारों तरफ अपन डेली घूम रहे हैं। तो यहाँ पे यही है,
इस करंट को इंडक्टर क्या कर रहा है, दबा के रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलेगा तो जो आपका करंट परिवर्तन है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो स्टार्टिंग अवस्था में जब करंट परिवर्तन होता है, यहां की बात कर रहा हूं मैं, जैसे ही करंट यहां से निकलेगी परिवर्तन यहां सबसे ज्यादा होगा, डी आई जो परिवर्तन है, करंट में परिवर्तन है, यहां सबसे ज्यादा होगा। उसी कंडीशन में अगर अपन देखें तो नीचे जो आपका बैक ईएमएफ है वो सबसे आपको ज्यादा मिलेगा स्टार्टिंग अवस्था में, क्योंकि यहां से करंट अभी स्टार्ट हुई है और इसको आपने दबा के रखा था, तो एकदम से निकलेगी, एकदम से मतलब सबसे ज्यादा परिवर्तन यहां होगा। उस कंडीशन में देखें तो इस कुंडली में सबसे ज्यादा बैक ईएमएफ आपको यहां मिलेगा जब आपकी करंट बह रही है। लेकिन जैसे जैसे करंट बढ़ती जाएगी इसमें धारा में परिवर्तन का मान धीरे धीरे कम होने लगेगा, और जैसे ही वो मैक्सिमम तक पहुंच जाएगी फिर धारा परिवर्तन बिल्कुल कम। जैसे ही धारा परिवर्तन बिल्कुल कम तो आपका बैक ईएमएफ भी क्या होगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो जो बैक ईएमएफ है किस पे डिपेंड कर रहा है, धारा पर। धारा परिवर्तन स्टार्टिंग में ज्यादा है तो बैक ईएमएफ भी क्या रहेगा, स्टार्टिंग में ज्यादा रहेगा। जैसे ही अपन ऊपर की तरफ चलेंगे, मैक्सिमम की तरफ चलेंगे, धारा आगे बढ़ती रहेगी तो धारा जो परिवर्तन है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, और जैसे धारा परिवर्तन कम होगा वैसे वैसे बैक ईएमएफ भी कम होगा। क्योंकि आपने इंडक्टर में पढ़ा है कि जो बैक ईएमएफ है वो किस पे डिपेंड करता है, ई बराबर डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है, फ्लक्स में परिवर्तन, या फिर डी आई अपॉन डी टी। जितना ज्यादा परिवर्तन होगा इस कुंडली में उतना ही ईएमएफ का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो स्टार्टिंग अवस्था में धारा दबी हुई है तो यहां परिवर्तन सबसे ज्यादा होगा। जैसे जैसे वो दूर जाएगी या मैक्सिमम की तरफ धारा जाएगी तो फिर परिवर्तन धीरे धीरे कम होने लगेगा। जैसे ही परिवर्तन कम हो रहा है तो आपका बैक ईएमएफ भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो पहली चीज, दोनों के मध्य कितने डिग्री का अंतराल होता है, करंट तथा वोल्टेज के मध्य। अगर अपन बात करते हैं आरोपित वोल्टेज और धारा के मध्य, आरोपित वोल्टेज व धारा के मध्य 90 डिग्री का अंतराल होता है, ठीक है। पहली चीज अपनी कंप्लीट, क्योंकि वोल्टेज यहां स्टार्ट हो चुकी है, उसके 90 डिग्री बाद में कौन आ रहा है, अपनी धारा आ रही है। तो पहली चीज अपनी ये है कि आरोपित वोल्टेज व धारा के मध्य कितने डिग्री का अंतराल है, 90 डिग्री का अंतराल है। दूसरी कंडीशन, आरोपित वोल्टेज यहां है तो इसके विपरीत कौन है, बैक ईएमएफ है। तो दोनों के मध्य अभी जस्ट विपरीत है। जस्ट विपरीत होने का मतलब क्या है कि दूसरा नंबर है आरोपित ईएमएफ तथा बैक ईएमएफ के मध्य, आरोपित ईएमएफ तथा बैक ईएमएफ के मध्य 180 डिग्री का अंतराल होता है। 180 डिग्री हो गया, ये आपके आरोपित वोल्टेज V है और ये आपका EB बैक ईएमएफ है। इन दोनों के मध्य एक पॉजिटिव में तो दूसरा कहाँ है, नेगेटिव में। जस्ट विपरीत होने का मतलब है 180 डिग्री का अंतराल हो गया। पहली चीज है वोल्टेज और धारा के मध्य, वोल्ट आरोपित वोल्टेज और धारा के मध्य 90 डिग्री का अंतराल बीच में है, यहां से लेके यहां तक। आरोपित ईएमएफ और बैक ईएमएफ में कितने डिग्री का अंतराल है, 180 डिग्री का अंतराल है। अब तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात है वो इसमें यह है कि जो बैक ईएमएफ और धारा के मध्य कितने डिग्री का अंतराल होता है, बैक ईएमएफ तथा धारा के मध्य 90 डिग्री का अंतराल होता है। अंतराल वही है, धारा और वोल्टेज के मध्य 90 डिग्री का अंतराल ही है, लेकिन कौन आगे है इसमें, धारा आगे रहती है। धारा आगे रहती है 90 डिग्री, किससे, बैक ईएमएफ से, ईबी से। दो चीजें हैं, वोल्ट और करंट के मध्य, दूसरी है ईबी और धारा के मध्य। दो चीजें इसमें है। तो अगर वोल्ट और करंट की बात करें तो 90 डिग्री का अंतराल होगा, ईबी और आई के बारे में बात करें तो भी 90 डिग्री का अंतराल होगा। लेकिन वोल्ट और करंट के मध्य बात करेगा तो कौन आगे रहेगा इसमें, वोल्टेज आगे रहेगी। लेकिन अगर ईबी जो बैक ईएमएफ है और जो धारा है उसमें अगर बात करेगा तो कौन आगे रहेगी, इसमें धारा आगे रहेगी। इसमें कौन है, वोल्टेज आगे है, इसमें कौन है, धारा आगे है। लेकिन दोनों कंडीशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे ईबी है और इसके इन दोनों के मध्य की बात करें तो यहाँ पे कौन आगे रहेगी, इससे 90 डिग्री धारा आगे रहेगी। ये धारा, ये आपका जो है वो पीछे रहेगा, नेगेटिव में है तो ये पॉजिटिव में चली जाएगी। जैसे ही ये कहाँ आएगा, जीरो पे आएगा तो फिर ये मैक्सिमम पहुंच जाएगा, तो फिर से 90 डिग्री का अंतराल मिलेगा इसको। बैक ईएमएफ और धारा हमेशा 90 डिग्री का अंतराल लेके चलती है, वोल्ट और करंट भी हमें हमेशा 90 डिग्री का अंतराल लेके चलते हैं। लेकिन दोनों में मुख्य कारण, मेन जो इनका डिफरेंस है वो ये है कि वोल्ट और करंट के मध्य 90 डिग्री का अंतराल है तो सही, लेकिन जिसमें 90 डिग्री कौन आगे है, वोल्टेज।
बैक ईएमएफ और धारा में बैक ईएमएफ हमेशा पीछे रहती है और धारा आगे रहती है। ये इसके मुख्यतः इसके 3 सवाल हैं, जिनमें बात करते हैं 90 डिग्री का और 180 डिग्री का अंतराल, V और EB में 180 डिग्री का अंतराल, V और धारा में I में 90 डिग्री का अंतराल जिसमें वोल्टेज आगे है, धारा पीछे है। बैक ईएमएफ और धारा में अंतराल जिसमें बैक ईएमएफ पीछे रहेगा 90 डिग्री और धारा इसमें आगे रहेगी। अब अगर 90 डिग्री का अंतराल है तो cos 90 का मान कितना होता है? cos 90 डिग्री का मान होता है 0, इसलिए इसका पावर फैक्टर का मान कितना होता है? 0, क्योंकि P बराबर फॉर्मूला क्या होता है इसमें? P बराबर V इंटू I इंटू cos फाई। अगर cos फाई का मान अगर 0 है तो पूरी इक्वेशन ही क्या हो जाएगी आपकी? 0। तो पावर खपत भी कितना होगा? 0। तो एक शुद्ध इंडक्टर है वो पावर खपत 0 करता है, क्योंकि वोल्ट और करंट के मध्य कितने डिग्री का अंतराल लेके चलता है? वो 90 डिग्री का। ठीक है, और जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री हमेशा आगे रहेगी। बैक ईएमएफ है और वोल्टेज में 180 डिग्री का अंतराल रहेगा। बैक ईएमएफ और धारा में 90 डिग्री का अंतराल है, लेकिन जिसमें धारा 90 डिग्री कहाँ रहती है? आगे रहती है बैक ईएमएफ से। तो ये तो थी इसकी 3 मुख्य बातें। यहां मैंने बात समझा दी है कि जब भी आपकी धारा परिवर्तन होगी उसी वक्त बैक ईएमएफ का मान क्या होगा? ज्यादा। स्टार्टिंग अवस्था में अगर किसी चीज को दबा के रखते हैं तो धारा परिवर्तन सबसे ज्यादा होता है, उसी वक्त देखें अपन तो बैक ईएमएफ क्या है? ज्यादा। किसी कुंडली में अगर धारा परिवर्तन ज्यादा है बैक ईएमएफ का मान भी क्या होगा? ज्यादा। लेकिन अगर धारा परिवर्तन कम है तो वोल्टेज का मान भी क्या होगा? कम होगा। तो ये है इसकी शुद्ध इंडक्टर की कार्य प्रणाली, जिसमें अपन ये 3-4 चीजें मुख्य इसमें देखी है। तो स्टार्टिंग अवस्था में क्या किया अपन ने? स्टार्टिंग अवस्था में देखो धारा कहाँ पे है? 0 पे। तो अपन कह सकते हैं कि एक इंडक्टिव परिपथ में, शुद्ध इंडक्टर में स्टार्टिंग अवस्था में धारा क्या रहती है? 0 पर। और जैसे ही क्या होगा आपकी वोल्टेज कहाँ चली जाएगी? 0 पे आ जाएगी, उस वक्त धारा कहाँ चली जाएगी? मैक्सिमम पे। तो ऐसी परिपथ में अपना इंडक्टर स्टार्टिंग अवस्था में किस परिपथ की भांति काम करता है? किस परिपथ की भांति काम करेगा? अगर किसी परिपथ में धारा ही नहीं है तो किस परिपथ की भांति काम करेगा? ओपन सर्किट के बारे में। ओपन सर्किट, खुला परिपथ, ठीक है, खुले परिपथ की भांति कार्य करता है। स्टार्टिंग अवस्था में एक इंडक्टर कौन से परिपथ की भांति काम करता है? खुले। क्योंकि स्टार्टिंग अवस्था में धारा बहती नहीं, इसमें जब धारा नहीं बह रही किसी परिपथ में तो अपन क्या कहते हैं उस परिपथ को? ओपन सर्किट। लेकिन मैक्सिमम अवस्था जब पहुंच जाती है उसमें धारा बढ़ जाती है। तो लास्ट अवस्था में बात करें अपन, ये तो स्टार्टिंग अवस्था थी, लास्ट अवस्था में किस परिपथ की भांति काम करेगा? शॉर्ट परिपथ की भांति। शॉर्ट परिपथ की भांति। अंतिम अवस्था में बात करेंगे तो शॉर्ट परिपथ की भांति, यह है अंतिम अवस्था। और अगर स्टार्टिंग अवस्था की बात करते हैं, स्टार्टिंग में ओपन सर्किट की भांति काम करता है इंडक्टर और अंतिम अवस्था में शॉर्ट परिपथ की भांति कार्य करता है। यह है इंडक्टर में, क्योंकि स्टार्टिंग अवस्था में धारा इसमें क्या रहती है? 0। तो अपन यही कहते हैं परिपथ में अगर धारा नहीं बह रही तो वह एक ओपन सर्किट की भांति कार्य करता है। यह इंडक्टर का कार्य है, जिसमें अपन इस प्रकार इस सर्किट को बता सकते हैं। अभी आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंडक्टर के कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, उसकी किस प्रकार वो चार्ज होता है, किस प्रकार डिस्चार्ज होता है, कितने समय स्थिरांक में चार्ज होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।